चर्चा में इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक नवज्योति के संपादक महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, कवि सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए एक रिपोर्ट जिसका जिक्र हम दरअसल करते आए हैं, जिसका हवाला हमने आपको दिया, उसके जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हेतु भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, साहित्यकार। आपका परिचय करा देते हैं उनका। हेतु भारद्वाज जी, आज के दौर में साहित्य की बात की जाए, हिंदी भाषा की बात की जाए, और आज हिंदी दिवस है, इस मौके पर हिंदी को याद किया जाए, लगता है कि देश में हमदर्दी की भावना ज्यादा है, हिंदी को लेकर सम्मान कम है। हेतु भारद्वाज जी, हिंदी को लेकर हमदर्दी ज्यादा दिखती है और सम्मान कम लगता है, ऐसा कुछ है देश में? देखिए, मैं आपके इस हमदर्दी वाली बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कारण ये है, हमारे पास दो पक्ष हैं जी। एक, हिंदी की स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले थी। पहले वो स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बनी और उसके माध्यम से हमने बहुत सारे मोर्चों पर लड़ाई लड़ी और बहुत सफलता भी प्राप्त की। जब देश आज़ाद हो गया तो मैं इसे दुर्घटना कहता हूँ कि दुर्घटना ये हुई कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला संविधान में, लेकिन वो दर्जा मिलकर भी नहीं मिला, क्योंकि उसमें 10 साल बाद के लिए वो बात टाल दी गई, और जो बातें इस तरह 10 साल के लिए टाली गई उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई जी। और हम उसका वो एक परिणाम भुगत रहे हैं कि जो हिंदी स्वतंत्रता से पूर्व बिल्कुल भी विवादास्पद नहीं थी और जिसमें कि पूरा देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा था, स्वतंत्रता मिलने के एकदम बाद राजभाषा बनने के कारण हिंदी विवाद में आ गई और एक राजनीति के माध्यम के रूप में उसका उपयोग होने लगा और हिंदी को लेकर के राजनीति होने लगी। जी, राजनीति कहिए, विवाद कहिए, विवाद के इस दौर में अगर सिर्फ एक दिन सीमित कर दिया जाए, जिस दिन सब हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में सरकारी कार्यक्रम होंगे, एक पखवाड़ा मनाया जाएगा, सरकारी बैंक, सरकारी दफ्तरों में बैनर लग जाएगा और उसमें हिंदी का जिक्र किया जाएगा, तो क्या इसको फिर हमदर्दी नहीं कहें तो क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए? ये हमदर्दी नहीं है, बल्कि इसको मैं मजाक कहता हूँ जी। हिंदी का मजाक उड़ाया जाता है जी। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। मैं सरकारी नौकरी में था, तो हम लोग उस समय, आप लोगों को पता होगा कि पहले सब बिल जो राजपत्रित अधिकारियों के पे बिल बनते थे, सब लोग अपने अपने बिल बनाते थे इंडिविजुअली जी, और सबके उसमें जाते थे, उसमें ट्रेजरी में जाते थे बिल। 74 के आसपास की बात होगी, एक सर्कुलर आया सरकार का कि अगर आप हिंदी में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपके बिल पास नहीं होंगे। जी। कहीं से ये आवाज नहीं आई कि हम हिंदी में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जिस कॉलेज में मैं था सबने स्वीकार किया, सबने स्वीकार कर लिया, पूरे प्रदेश ने स्वीकार कर लिया। जिस कॉलेज में था उससे पूर्व अकेला मैं ही था जो हिंदी में हस्ताक्षर करता था। तो हम चीजों को किस तरीके से ले रहे हैं, जब तक हम एक तो ये है कि जिंदगी से अलग करके भाषा को देखते हैं। भाषा हमारी जरूरत है, जिंदगी की जरूरत है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारी जरूरत थी और उस बहुत बड़ी जरूरत को उसने पूरा किया। हमें कोई गुरेज नहीं किया कि हमने अरबी फारसी को अपना लिया, कोई गुरेज नहीं किया, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता थी। और हिंदी भाषा ऐसे दौर में क्या आवश्यकता नहीं रही, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। महेश शर्मा जी, हिंदी दिवस के इन्हीं औपचारिक कार्यक्रमों को लेकर आपकी भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक ये है कि एक औपचारिकता जो निभाई गई है, कहीं ना कहीं एक चीज़, जैसे बर्थडे मनाया जाता है, सालगिरह मनाई जाती है, उसी तरह से ये भी एक जश्न है, इसमें होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि उसमें औपचारिकताएं ज़्यादा होती हैं, जबकि ये एक उत्साह के साथ होना चाहिए। जो भी उत्सव मनाया जाए तो उत्साह होना चाहिए, लेकिन जहाँ ये कि औपचारिकता निभाई जाती है तो ऐसा लगता है कृत्रिमता आ जाती है। तो लिहाजा हमारे को इसमें ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी कैसे हो सकती है इसमें। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, आपके निबंध है, ये कुछ 2-3 चीज़ें ही हो पाती है। लेकिन एक राज्य स्तर के जो समारोह है, हिंदी दिवस पे क्यों नहीं कवि सम्मेलन करवाए जाते हैं?
जी। हिंदी दिवस पे ऐसे कोई हिंदी के नाटक क्यों नहीं प्रस्तुत किए जाते सार्वजनिक रूप से? ये कि उसको सिर्फ एक भाषणबाजी तक ही इसको सीमित किया जाता है। ये मैं इसको औपचारिकता इसलिए मान रहा हूँ कि जब तक उत्सव के रूप में इसे नहीं मनाया जाएगा, जब तक लोगों का इसमें जुड़ाव नहीं होगा, लोग आकर्षित नहीं होंगे, तब तक ये संभव नहीं है। अन्यथा ये औपचारिकता ही निभाते रहेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करूंगा, 10वां हिंदी सम्मेलन था, हिंदी दिवस से पूर्व ही उसका समापन हो गया, इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, ये बिल्कुल है, इनको एक दिन के लिए और बढ़ाना चाहिए। शनिवार को संपन्न हुआ है, उसकी जगह इसमें एक संशोधन भी हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार अभी वहाँ हिंदी दिवस मना रही है और उसको भी विशाल भव्य स्वरूप दिया गया है जी। और जहाँ तक है कि उसका औपचारिकता क्या है कि विदेशों से जो जाने वाले लोग बाग हैं, विद्वान हैं, उनके कोई कार्य हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छा होता कि इसको आप 12, 13 और 14, 10, 11, 12 की जगह, हाँ, जी। इन डेट्स में, इन दिनांकों में इनको लिया जाता तो ये बहुत बढ़िया रहता और इसका अच्छा मतलब प्रभाव भी पड़ता कि आखिर हिंदी दिवस पर न केवल हम, जबकि विदेशी लोगों में भी एक इसके प्रति उत्साह है और इसके प्रति उमंग है और इसके प्रति लगाव है। जी, सुरेंद्र दुबे जी, भाषा दरअसल शब्दों की शक्ति होती है और शब्दों से कवि किस तरीके से प्रस्तुतिकरण देता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए समझना चाहेंगे आपसे कि दरअसल जब भाषा लुप्त होती है, भाषा कहीं हाशिए पर चली जाती है, ऐसे में कवि के हृदय से जो दर्द निकलता है वो भावनाएं क्या है दरअसल? अगर जब कोई भाषा हाशिए पर चली जाती है, लुप्त हो जाती है या भ्रष्ट होने लगती है, तो उस भाषा को बोलने वालों के संस्कार भ्रष्ट होते हैं, वो संस्कृति भ्रष्ट होती है, वो समाज भ्रष्ट होता है जी। इसके बड़े दूरगामी प्रभाव है। भाषा की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है और इसमें कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसमें किसी तरह का अब मैं कंप्रोमाइज शब्द बोल गया हूँ, क्यों बोल गया हूँ? इसलिए बोल गया हूँ क्योंकि हमारी आदत में आ गया ये, इंग्लिश हम सबने मिलकर भ्रष्ट किया है। हिंदी इंग्लिश हो गई है, कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से हमने अंग्रेजी शब्दों को स्वीकार कर लिया। जैसा कि रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया, 26 जो अक्षर हैं वो 52 अक्षरों की देवनागरी पर भारी पड़ते हैं। ऐसा ही है अभी जो व्यवस्था है, व्यवस्था ने तो ऐसा ही कर दिया है, जबकि ऐसा है नहीं जी। लेकिन इस व्यवस्था ने ऐसा कर दिया है कि आज हिंदी पढ़ने वालों को रोजगार नहीं है, हिंदी पढ़ने वाले को सम्मान नहीं है। हिंदी का कोई बड़ा अधिकारी भी बनता तो उसे उस अधिकारी को के अधीनस्थ होना पड़ता है जिसको हिंदी आती नहीं है जी। उसकी उस अधिकारी के सामने कोई हैसियत नहीं है, वो अपनी योजनाएं उसके सामने रख नहीं सकता ताकत से। हिंदी ऐच्छिक विषय है न कि अनिवार्य विषय, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में कुछ पंक्तियां कहना चाहेंगे इस पर आप? पंक्तियां तो हिंदी व्यवस्था को लेकर दरअसल ये सवाल था, इसलिए व्यवस्था पर। व्यवस्था में बड़ी विसंगतियां हैं, अब इसमें क्या बोला जी, जाए। जी, जी, जी। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। हेतु भारद्वाज जी, मैं आपका चेहरा देख रहा था, आप इस बात से सहमत नहीं थे कि देवनागरी पर रोमन के अक्षर भारी पड़ते नजर आते हैं? देखिए, ये हम लोगों की कुछ बनाए हुए जुमले हैं जिसको हम अंग्रेजी में जार्गन कहते हैं जी, वो है। सबसे पहले हम ये देखें, हम सारी चीज व्यवस्था पर तो डाल देते हैं, लेकिन जो जिंदगी की जरूरत है वो देखें कि हम अपनी जिंदगी में हिंदी का कितना प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने दैनंदिन जीवन को देखें, घर के वातावरण को देखें, बच्चों से क्या बुलवाना चाहते हैं उसको देखें। हम ये देखें कि हम बच्चों से अंग्रेजी बुलवाना चाह रहे हैं या हिंदी बुलवाना चाह रहे हैं। तो ये हम दैनंदिन जीवन में देखें जी कि जो चीज जिंदगी की है उसका उपयोग भी हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम व्यवस्था हमको बाध्य करेगी क्या हम हिंदी बोलें या अंग्रेजी बोलें? हमारे मन में हम कहीं भी हिंदी को जीवन में अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, आपको कितने घर ऐसे मिलते हैं जो आज भी माता पिता बोलते हो। अब देखिए, यहां मैं एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है कि मुसलमानों से हमारा संबंध बहुत पुराना रहा, करीब 10 शताब्दियों का ज्यादा संबंध है, और वो यहां बस गए। अरबी फारसी हमने खूब पढ़ी, खूब उसका उपयोग किया। आप इसका कारण देखिए कि 200 वर्ष में अंग्रेजी के शब्द तो हमारे घरेलू जीवन में घुस गए,
लेकिन फारसी अरबी के शब्द नहीं घुस सके। आज भी मैं ये चुनौती देता हूं कि कोई माँ बाप अब्बा जान या अम्मी जान क्यों नहीं कहलवाना चाहता? क्या आप लेकिन हिंदी और उर्दू को बहनें कहा जाता है, अंग्रेजी बीच में आ जाती है तो सवाल आंटी बहनों का कहलाती नहीं है, सवाल बहनों का नहीं है। देखिए, भाषा के मामले में आप ये नहीं कह सकते अंग्रेजी हमारे लिए अछूत नहीं है, जी, हमारे लिए हम अग्राह्य नहीं है। कोई शेक्सपियर उनका ही नहीं है, हमारा भी उतना ही है। जिस तरह के रामचरितमानस उनका भी उतना ही जितना हमारा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो अंग्रेजी का वर्चस्व है, श्रेष्ठता है, वो हमने स्वीकार की है। हमने मुसलमानों क्या को ऐसा है? और इसमें क्या रोजगार का जुड़ा होना बेहतर हो सकता है या बेहद जरूरी है? इस पर बात होगी। दीपेश जी कोटा से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ हैं। उन दोनों कॉलर से भी बात करके ब्रेक पर जाएंगे, फिर मैं लौटूंगा आपके पास में। दीपेश जी। हेलो जी दीपेश जी, क्या राय है आपकी? सर, हमारी राय है कि आज चीन आगे इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हर जो एजुकेशन जो होता है वो उनकी ये लैंग्वेज में होता है। बट हमारे इंडिया के अंदर जी हर जो मतलब ये जो होता है वो इंग्लिश में होता है। ये हिंदी के अंदर हो तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना अच्छे से अच्छे लेवल पे उस चीज पे चलिए, सरलीकरण और भाषा को लेकर प्रयास, सरकारी प्रयासों का की ओर आपने ध्यान दिलाया। राजेंद्र जी। नमस्कार जी आप सबको। जी सर, नमस्कार, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो 2 लाइन सुना दूं आपको जी। हिंदी हिंदुस्तान बटुकबाद वीरो युवान। हिंदी की भाषा को बहुत मान्यता जितनी मिलने की उतनी नहीं मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में इंग्लिश और इसके बाद हिंदी, हिंदी का विकास होना जरूरी है। हिंदी को टेक्नोलॉजी के अंदर लैपटॉप और उसमें भी जोड़ा जाए। और दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में अगर हिंदी की बात की जाए तो चौथा मुकाम इस भाषा का आता है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा लोग इस भाषा को समझते हैं, उसके बावजूद अगर ये चर्चा चले कि हिंदी हाशिए पर जा रही है तो फिर सोचना बेहद जरूरी है और इसमें रोजगार का क्या रोल हो सकता है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा जारी रहेगी। रोजगार के साथ हिंदी को जोड़े तो क्या बेहतर हो सकता है, जानने की कोशिश करें।